हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अम्ल का प्रभाव कौन कौन से तंतुओं पे पड़ता है, क्षार का प्रभाव कौन कौन से तंतुओं पर पड़ता है। क्योंकि जब मैंने आपको रेशों का परीक्षण पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि भौतिक परीक्षण होता है, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है, रासायनिक परीक्षण होता है। तो जो रासायनिक परीक्षण था उसमें ये था कि आपका जो रासायनिक परीक्षण होता है वो मोस्टली आपका क्या होता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। क्योंकि वो केमिकल से मैन मेड होता है, प्लस वो केमिकल से बनाया गया होता है। इस वजह से नॉर्मली जैसे हम और सारे माध्यम से क्या करते हैं कि तंतुओं की पहचान कर सकते हैं, घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन हम रासायनिक रेशों की पहचान घर पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उन्हें लैब में भेजा जाता है। वहाँ पे उनका आम्लिक रूप से, क्षारीय रूप से या फिर तंतुओं के टूटने से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे, इन सारे आधार पे क्या क्या बेस बना के क्या किया जाता है कि उनका टेस्टिंग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने उस वक्त ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि मैं रासायनिक रेशों से जो परीक्षण किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अम्ल के प्रति क्या रिएक्शन रहता है। मतलब इन जो एसिड होता है, जब हम कपड़ों को, जैसे मान लीजिए हाँ कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, या फिर आपके पास कॉटन है, आपके पास जो है सिल्क का कपड़ा है, कोई ड्रेस है, तो आप मान लीजिए कि अगर आपको ये पता नहीं है कि हमको किस जो है वस्त्र को किस डिटर्जेंट से कैसे धुलना है, तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आप गलती से उसे जो है ऐसी चीज़ों में से धुल देते हैं जो कि उस तंतुओं के लिए नुकसानदायक होगा, तो आपका जो वस्त्र होगा वो तुरंत क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक बेस है। इसी के आधार पे क्या किया गया है कि आपको ये दोनों कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि अम्ल के आधार पर कैसी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले है कि कपास जो होता है, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका कॉटन होता है, मोस्टली आपके जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं कि मैं मोस्टली से ज़्यादा वो क्या होते हैं कि अम्ल के प्रति वो क्या करते हैं कि संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील इन द सेंस का मतलब ये होता है कि वो उन पे इफ़ेक्ट डालने पे क्या होते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो आपका ये कपास होता है ये संवेदनशील होता है, और ये क्या होता है कि ये जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप स्लाइड में देखिए कि एक है कि अम्ल का प्रभाव किन वस्त्रों पर कैसे पड़ता है। जैसे कपास का है तो कपास के लिए अम्ल क्या है, हानिकारक है। देखिए ऐसे समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जब मैं आपको कपास पढ़ाना शुरू करूँगी तो आई थिंक मैं ये एक्सेप्ट करूँगी आप लोगों से कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। जैसे कैसे वो किस मौसम में वो बोया जाता है, या फिर उसके लिक्विड में कौन सा सैप पाया जाता है जिसका तरल सैप नाम होता है, वो आपका किस तरह का रेशा है, फिलामेंट है, किस स्टेपल है। तो वो सारी चीज़ें, आप कौन से अम्ल के प्रति वो संवेदनशील है, कौन से अम्ल के प्रति, कौन सा जो है क्षार के प्रति वो संवेदनशील है कि अम्ल के प्रति संवेदनशील है, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखें। कपास जो कि हानिकारक होता है, अम्ल उसके लिए हानिकारक होता है, फ्लैक्स भी हानिकारक होता है। रेशम में क्या होता है कि जो आपका खनिज अम्ल से ये हानिकारक होता है। जो आपका खनिज अम्ल होता है उसमें अगर आप रेशम के कपड़े धुलते हैं तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। और कार्बनिक अम्ल के प्रति क्या होता है कि ये प्रतिरोधक रहता है, मतलब उसमें आप धुलने पे आपके वस्त्र को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऊन क्या होता है कि ऊन के लिए भी हानिकारक ही होता है, क्योंकि अगर आप अम्ल में ऊन धुलते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादा अगर एसिड वाला डिटर्जेंट आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि कपड़े कट जाते हैं। फिर है आपका एसीटेट। एसीटेट भी कमज़ोर कर देता है। ये एक्रिलिक प्रतिरोधक होता है, नायलॉन के लिए हानिकारक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। पॉलिस्टर प्रतिरोधक होता है, रेयॉन के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्षार के प्रति क्या अभिक्रिया रहती है। तो जिस प्रकार से हमने अम्ल के प्रति देखा कि जो आपके रेशे थे, जैसे आपका, अब ये कहेंगे, मैंने वहाँ पे कहा था कि मोस्टली आपके जो आपके फाइबर नेचुरल होते हैं उनके प्रति वो हानिकारक होते हैं, लेकिन आपका नायलॉन जो होता है, नायलॉन के लिए भी क्या होता है कि अम्ल उसको भी नुकसान पहुँचाता है। अब अगर आप नायलॉन के कपड़े को अम्ल से धुलते हैं तो वो क्या होता है कि वो कपड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम क्षार को देखते हैं।
तो कपास जैसे अब वहाँ पे अब यही देखिए, यही उल्टा कर दीजिए। देखिए जितने भी अब आपके नेचुरल होते हैं वो क्या होते हैं कि क्षार के प्रति वो प्रतिरोधक होते हैं, मतलब क्षार से उनकी धुलाई अगर की जाती है तो वो क्या होते हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कपास क्षार के प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इसलिए धुलाई प्रक्रिया की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा होता है। कपास हल्के क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट के उबलते, अब ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये आपका क्षारीय घोल होता है, प्रतिरोधी होता है। साथ ही कास्टिक एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उबलते घोल के प्रति भी प्रतिरोधी होता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कास्टिक क्षार की क्रिया के समय हवा की ऑक्सीजन मिलकर सेल्यूलोज पर ऑक्सीकरण की क्रिया न कर सके, अन्यथा कपास नष्ट हो जाता है। क्योंकि इसको धुलते वक्त क्या करना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी भी हमें बरतनी चाहिए। फिर आपका जो वो होता है रेयॉन होता है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको रेयॉन में 3 बताया था, एक नाइट्रोसेल्यूलोज बताया था, विस्कोस बताया था एंड कुप्रामोनियम बताया था। तो यहाँ पे जो आपका विस्कोस और कुप्रामोनियम रेयॉन भी होते हैं, ये हल्के क्षार के प्रति प्रतिरोधक, मतलब इनका जो क्षार होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और साथ ही गर्म तंतु क्षार से भी अप्रभावित होते हैं, यद्यपि यह कपास के समान इतने अधिक क्षार अवरोधक नहीं होते, मतलब ये क्षार प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो आपका ये होता है ये कपास से अच्छा होता है, ठीक है, कपास के लिए सबसे अच्छा होता है। और सारी चीज़ों के लिए जैसे आपका ऊन के लिए और प्राणिज तंतुओं के लिए क्षार क्या होता है कि संवेदनशील होता है। तो ये आपका क्या था, क्षार के प्रति अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए किसके लिए ये प्रतिरोधक है और किसके लिए हानिकारक है। तो जैसे आपका कपास है और आपका फ्लैक्स है, दोनों के लिए आपका जो क्षार है वो पूरी तरह से प्रतिरोधक है, मतलब उनसे आप वस्त्र धुलेंगे तो वो क्या होगा कि वो उनके लिए उत्तम रहेगा। फिर आपका सिल्क है, सिल्क के लिए हानिकारक होता है, ध्यान से देखिएगा, ऊन के लिए भी आपका हानिकारक होता है, मतलब ऊन के लिए भी आपका हानिकारक होता है। अब जैसे आप ये कहेंगे कि अम्ल के लिए भी तो वहाँ तक कि कमज़ोर हो जाता है, तो अम्ल के लिए कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि जैसे विस्कस और कुप्रामोनियम रेयॉन के लिए हल्के क्षार की आवश्यकता होती है, सेम वही चीज़ आपके ऊन के लिए भी होता है कि जब आप अम्ल से ऊन के वस्त्रों की धुलाई करते हैं तो आपको हल्के अम्ल की आवश्यकता होती है, ताकि आपका कपड़ा क्या हो सके कि उसको नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन क्षार के प्रति वो क्या, जैसे आप ध्यान दीजिए कि आप आपका स्वेटर रहता है, ठीक है, आप अपने स्वेटर को घर के डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धुलते हैं। क्यों नहीं धुलते हैं? क्योंकि वो आपके वस्त्र को क्या करता है, ख़राब कर देता है, उसके रोएं उभर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके वुलन ड्रेसेस में दिखने लगती है। और वहीं पे आप कपास के कपड़ों को जो हम लोग डेली वेयर करते हैं उनको हम क्या करते हैं कि उन्हीं डिटर्जेंट पाउडर से धुलते हैं, उससे उस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ होता है कि जो आपका ऊन होता है वो क्या होता है कि हानिकारक होता है क्षार के प्रति। एसीटेट थोड़ा सा प्रभाव इस पर रहता है, और सिल्क का भी सेम यही है। आप ये चीज़ ये देखिए कि जो सिल्क वगैरह होता है, ऊन वुलन ड्रेस होते हैं, सिल्क के वस्त्र होते हैं, वो हम क्या करते हैं मोस्टली घर पे उनको नहीं वॉश करते हैं, वो हम उनको क्या करते हैं कि हम उन्हें बाहर ही वॉश करवाते हैं। नायलॉन जो होता है, अब नायलॉन वहाँ पे क्या होता है कि अम्ल के प्रति हानिकारक था, तो यहाँ पे ये क्या है क्योंकि नायलॉन इसके प्रति प्रतिरोधक है। एक्रिलिक भी आपका प्रतिरोधक है, पॉलिस्टर भी प्रतिरोधक है, रेयॉन भी प्रतिरोधक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने की ये आवश्यकता है कि जो आपका ऊन है, ठीक है, आपका ऊन है और आपका सिल्क है, यही दो आपके जो वस्त्र हैं, यही दो आपके जो फाइबर हैं, जो रेसे हैं, ये क्या है कि ये क्षार के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। सेम आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग कोई ड्रेस खरीदते हैं, हमारा ड्रेस अगर सिल्क का रहता है या फिर हम वुलन स्वेटर वगैरह खरीदते हैं, तो हम उन्हें ये आप अगर अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे तो आपको अगर एग्ज़ाम में भी दिखेगा तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक मैं आपसे ये एक्सेप्ट करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में अब आ गई होगी, अम्ल के प्रति कौन से संवेदनशील होते हैं, क्षार के प्रति कौन से संवेदनशील होते हैं, दोनों को आप अच्छे से अब कर लेंगे एग्ज़ाम में। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर चलेंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।